हेलो स्टूडेंट्स, हमने जो 12th क्लास का जो पिछला वीडियो मैंने आपको डाला था उसमें मैंने आपको ये समझाया था कि जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करेगा तो उसका पाथ कैसा होगा। और हमने ये प्रूव किया था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी वेलोसिटी v से इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर एंटर करता है इन सच अ वे दैट कि उसकी वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की डायरेक्शंस आपस में परपेंडिकुलर हो तो पाथ जो है वो ट्रेवल्ड जो होता है दैट इज पैराबोलिक इन नेचर। तो इसके ऊपर हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सारी बात कर चुके थे और एक्सप्रेशन भी हम निकाल चुके थे कि वाकई जो पाथ फॉलोड होता है वो क्या होता है, पैराबोलिक। अब हमने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए काम किया था कि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में एंटर होगा तो उसका पाथ पैराबोलिक होगा। इन द सिमिलर मैनर अब हमने बात करनी है कि जब हम चार्ज पार्टिकल को एंटर करवाएंगे इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन, कि चार्ज पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर एंटर करेगा तो उसका पाथ जो है वो किस तरीके से होगा और उसके क्या क्या केसेस बन सकते हैं, वो सारे केसेस हमने करने हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और उसके रिजल्ट्स भी जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई कंसेप्चुअल या कोई भी आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है इस टॉपिक के अंदर से भी आ सकती है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने पिछला लेक्चर किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल का मोशन और पैराबोला उसको प्रूव करना, दैट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और आज जो करने वाले हैं वो भी क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है। तो आज का हमारा आर्टिकल का नेम क्या है, चार्ज्ड पार्टिकल, या हम कह सकते हैं मोशन ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल, चार्ज्ड पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। तो चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का यूनिफॉर्म होना जरूरी है इस पूरे टॉपिक के लिए। अब सबसे पहले हमने इसमें बनाने हैं केसेस, 3 केसेस हमने करने हैं टोटल। सबसे पहले हम केस 1 लेते हैं। केस 1 के अंदर अच्छा एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके लिए 2 नोटेशंस जो है वो यूज की जाती हैं। अगर मान लो अगर मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम सिंबल क्रॉस का यूज करते हैं, अगर हम क्रॉस लगा के सर्कल कर दें तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं दे आर डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो क्रॉस क्या चीज डिनोट करता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, डायरेक्शन इनटू द प्लेन ऑफ पेपर परपेंडिकुलरली, वो भी ऐसे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है इस बोर्ड को क्रॉस करके। अगर मैं क्रॉस डालती हूं तो यानी अगर मैंने पूरे बोर्ड के ऊपर क्रॉसेस डाल दिए इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो सारी की सारी है वो कैसे जा रही है, इनवर्ड जा रही है। और अगर हम डॉट डालते हैं तो डॉट का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो ये दोनों नोटेशंस आपको याद रखनी है कि क्रॉस का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर इनवर्ड है, और डॉट का मतलब क्या होता है कि परपेंडिकुलर आउटवर्ड है। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने केस 1 करना है। केस 1 के अंदर हमने ये चीज लेनी है कि अगर आपके पास एंगल कि व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। केस 1 में हमने सपोज किया कि चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर चल रहा है लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो पैरेलल है टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, या पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल। यानी व्हेन द चार्ज्ड पार्टिकल मूव्स पैरेलल और एंटी पैरेलल टू बी, कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है तो उस केस में क्या होगा कि थीटा की वैल्यू या तो 0 डिग्री हो सकती है या थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, 180 डिग्री। और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर मूव करेगा तो उसके ऊपर एक्ट करेगी मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। और मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स हमने आर्टिकल्स में बात कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स के लिए सिंबल होता है Fm, जिसका फॉर्मूला है Q मल्टीप्लाइड बाय V क्रॉस B। ठीक है, अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट खोलूं तो क्रॉस प्रोडक्ट के साथ साइन थीटा आएगा तो ये बन जाएगा QVB मल्टीप्लाइड विद साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू या तो 0 है या फिर कितनी है, 180, यानी या तो ये आंसर होगा QVB साइन 0 डिग्री या फिर आंसर होगा QVB साइन 180 डिग्री। इन दोनों में से कोई भी आंसर है। और साइन 0 या साइन 180 दोनों का ही आंसर आपके पास कितना होता है, 0। इसका मतलब अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल
पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर, मतलब चार्ज पार्टिकल इस तरीके से एंटर कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर कि उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है, तो उस केस में वो कोई भी फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस नहीं करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। मूवमेंट तो उसका चल ही रहा है, चल तो वो रहा ही है, लेकिन उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही। अगर फोर्स नहीं लग रही इट मींस उसकी एक्सेलरेशन ही नहीं आई, क्योंकि अगर किसी भी पार्टिकल के ऊपर फोर्स जीरो है, और फोर्स को हम क्या लिखते हैं, फोर्स कैन बी रिटन एज मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। तो अगर फोर्स जीरो है तो इसका सिंपल मतलब है मास तो जीरो हो नहीं सकता, इसका सिंपल मतलब है एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, जीरो। इसका मतलब अगर मान लो मेरे पास ये इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है बी, कि ये आपके पास एक्स एक्सिस है, अब एक्स एक्सिस के अलोंग आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म बी, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग, और चार्ज पार्टिकल एंटर किया इसके अंदर विद सम वेलोसिटी v, तो क्या होगा, ये चार्ज पार्टिकल इसी वेलोसिटी v से जो है वो इसी डायरेक्शन के अंदर चलता जाएगा, मतलब इसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आने वाला, एज इट इज जो है वो स्ट्रेट ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से बाहर निकल जाएगा। अब वेलोसिटी में चेंज इसलिए नहीं आएगा क्योंकि चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लग रही, और फोर्स नहीं लग रही तो इसका मतलब उसकी एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या है कि उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट, कि जिस भी वेलोसिटी से वो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है वो वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, उसकी डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, किसी और डायरेक्शन में उसको खींच ही नहीं रही कोई फोर्स, तो इसका मतलब इसी डायरेक्शन में वो क्या करेगा, मूव करते करते बाहर निकल जाएगा। तो पहला केस तो आपका ये था कि पहले केस में हमें ये चीज पता लग गई कि अगर चार्ज पार्टिकल मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड या एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं एक्ट करती, मींस एक्सेलरेशन जीरो, मींस उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट, और उसके पाथ के अंदर भी कोई चेंज नहीं आने वाला, मतलब जिस भी डायरेक्शन में वो चल रहा था वो उसी डायरेक्शन पे चलते चलते मैग्नेटिक फील्ड रीजन को क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। तो पहला केस यहाँ पे हुआ हमारा कंप्लीट। अब हमने करना है केस 2। अब वीडियो को पॉज करो और एक बार केस 1 जो है वो सारा लिख लो। अब इसके बाद हमने केस 2 के बारे में बात करनी है। अब केस 2 है व्हेन द चार्ज पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। केस 2 हेडिंग मैंने एक बार रब कर दिया है। केस 2 इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना पड़ेगा। केस 2 में हमने क्या करना है, when the charged particle enters in a direction perpendicular to B मतलब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर चार्ज पार्टिकल राइट एंगल पे एंटर करता है टू दी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड मतलब B। अब इस केस में सबसे पहले मैंने आपको एक रूल समझाना है जिसको हम बोलते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल हम यूज कर सकते हैं डायरेक्शंस को निकालने के लिए, अदरवाइज हम वेक्टर रूल्स भी यूज कर सकते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट को भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस टॉपिक को समझने से पहले हम लोग एक बार फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पे साइड में राइट कर लेते हैं। हमें उसकी स्टेटमेंट से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ क्या चाहिए कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को हम यूज कैसे कर सकते हैं। इस टॉपिक के ऊपर जो है यानी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड से पहले एक और आर्टिकल भी आता है, लेकिन वो आर्टिकल मैं इस लेक्चर के बाद आपको करवाऊंगी, मतलब इन द नेक्स्ट वीडियोस करवाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिंपली फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल समझ लेते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमने यूनिट 3 के अंदर एक रूल पहले किया था जिसको हमने बोलते हैं मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल। मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल को राइट हैंड थंब रूल भी कहते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल का काम था कि किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ओरिएंटेड होंगी, उसके लिए आप यूज करते हैं मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू रूल, जिसे हम राइट हैंड थंब रूल भी कहते हैं। अगर आपको याद हो, जैसे इमेजिन, आपको मैंने स्टेटमेंट बताई थी वर्बली कि इमेजिन अ कंडक्टर विच इज कैरिंग करंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, देन कर्ल योर फिंगर्स एंड होल्ड दिस कंडक्टर इन सच अ वे दैट the thumb point in the direction of the applied the thumb point in the direction of the flowing current। तो यानी थंब मेरा पॉइंट करे डायरेक्शन ऑफ द करंट में, तो जिस डायरेक्शन में भी मैं फिंगर्स को कर्ल करके इस कंडक्टर को अपने हैंड में होल्ड करूंगी इन माय राइट हैंड,
तो डायरेक्शन ऑफ द कर्ल आपको क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये हमने रूल किया था सबसे पहला रूल पहले लेक्चर के अंदर। इस रूल का नाम आपके पास क्या था, राइट हैंड थंब रूल, जिसे हम मैक्सवेल कॉर्क्सक्रू रूल भी कहते हैं। लेकिन इस रूल से बिल्कुल टोटली डिफरेंट है फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में हमने 3 फिंगर्स का यूज करना है। अब 3 फिंगर्स आपके पास क्या है, सबसे पहले जो आपकी 4 फिंगर है वो फील्ड की डायरेक्शन में होनी चाहिए। 4 फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो 4 फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है। जो मिडल फिंगर है वो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होगी, मिडल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और जो आपका थंब है, थंब पॉइंट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, थंब पॉइंट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और ये तीनों फिंगर्स इस तरीके से होंगी कि ऑल 3 फिंगर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, ऑल 3 फिंगर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सबसे पहले मैं समझा देती हूँ कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि जो आपकी 4 फिंगर मतलब ये वाली लेफ्ट हैंड, मैं लेफ्ट हैंड यूज कर रही हूँ। पहले आप सिर्फ समझ लो कि ये रूल है क्या, जब हम इसको अप्लाई करेंगे डायग्राम में फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा कि कैसे अप्लाई करना है। तो आपकी जो 4 फिंगर है वो फील्ड की डायरेक्शन देगी, यानी ये फिंगर फील्ड के लिए फिक्स है। जो आपकी सेकंड फिंगर है ये करंट की डायरेक्शन के लिए, करंट या फिर चार्ज के मोशन के लिए ये वाली फिंगर है। और जो आपका थंब है दैट विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाते हैं, तो हमने पढ़ लिया है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड रीजन में मूव करेगा विद सम वेलोसिटी, तो उसके ऊपर क्या एक्ट करेगी, फोर्स एक्ट करेगी। कौन सी, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स एक्ट करेगी। अब वो मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स किस डायरेक्शन में उस चार्ज पार्टिकल को लेके जाएगी, उस डायरेक्शन को निकालने के लिए जिस रूल का हम यूज करेंगे वो रूल हमारे पास क्या है, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। ध्यान से सुनिए, अगर आपके पास कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड रीजन में एंटर करता है सच दैट मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, तो वो चार्ज पार्टिकल क्या एक्सपीरियंस करेगा, एक मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। कैसे, अब मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, Fm = Q × V × B होता है, जिसको ओपन करने पे हमारे पास आंसर आता है QVB sin थीटा। सिंस जो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, यानी क्रॉस प्रोडक्ट जब भी हम करते हैं तो एक डायरेक्शन आती है, तो डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर लगाते हैं साथ में क्या, n कैप। इस केस के अंदर आपके पास जो चार्ज्ड पार्टिकल है वो एंटर कर रहा है इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मींस आपके पास v की डायरेक्शन b की डायरेक्शन के क्या है, परपेंडिकुलर, क्योंकि चार्ज पार्टिकल इज एंटरिंग इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू फील्ड। मींस वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की और फील्ड की डायरेक्शन दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। और जब भी ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर, इसका सिंपल मतलब आपके पास थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री। अगर हम थीटा की वैल्यू 90 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो ये बन जाएगा QVB × sin 90 डिग्री और साथ में क्या आएगा, n कैप, यानी आंसर क्या आ गया, QVB। ठीक है, तो आपके पास Fm का आंसर मैग्नीट्यूड वाइज तो QVB है, लेकिन उसकी डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए n कैप डालना पड़ेगा। वेयर n कैप आपको क्या बता रहा है, यूनिट वेक्टर है। वेयर n कैप इज अ यूनिट वेक्टर जिसका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताना। अब हम डायरेक्शन निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, अब देखो सबसे पहले आपने इसमें ये करना है कि आपने कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की सपोज कर लो। जैसे मैं डायग्राम अगर बनाऊं तो मैंने क्रॉस मार्क किए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि क्रॉस अगर मैं डाल रही हूं तो इसका मतलब, और इक्वली डिस्टेंसेस के ऊपर, इक्वल डिस्टेंसेस के ऊपर मैंने क्रॉस डाले हैं, इसका मतलब मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड B है और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म। और क्रॉस का मतलब क्या होता है कि ये परपेंडिकुलर इनवर्ड है, परपेंडिकुलर इनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, परपेंडिकुलर इनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। क्रॉस का मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड की। अब मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये चूज कर ली, बोर्ड के अंदर वाली डायरेक्शन मेरी मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैंने चार्ज पार्टिकल को एंटर करवाना है विद सम वेलोसिटी v, सच दैट इस केस में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड क्या होने चाहिए, आपस में परपेंडिकुलर। यानी मैंने चार्ज पार्टिकल को इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दी, ये दिस इज द वेलोसिटी v, और यहाँ पे मेरे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल है जिसकी वैल्यू मैंने सपोज कर ली +Q। अब देखो ध्यान से बेटा, आपने जो मैग्नेटिक फील्ड चूज किया है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर इनवर्ड। ये स्केच को देखो, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर इनवर्ड, और आपने वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या चूज की है, इस तरफ। तो आपकी वेलोसिटी
और ये मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल आपका कितना हो गया 90 डिग्री। क्लियर हुआ इतना? इसका मतलब हम इस केस में चल रहे हैं जिसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन ये और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, दोनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर। जब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर लॉरेंट्ज फोर्स लगेगी Fm, जिसका आंसर कितना है, जिसकी वैल्यू है QVB। लेकिन n क्या थी, यानी डायरेक्शन हमें नहीं पता। डायरेक्शन निकालने के लिए हमने इस रूल पे चले जाना है। वो कौन सा रूल है, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। अब ये वाला रूल ध्यान से देखें। अब आप इस फिगर को ड्रॉ करने के बाद खुद करके देखें कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से क्या आंसर आ रहा है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि आपने अपना लेफ्ट हैंड लेना है, लेफ्ट हैंड उठाओ अपना, ठीक है। अपने लेफ्ट हैंड में सबसे पहले 4 फिंगर यानी पहली फिंगर को रख दो किस डायरेक्शन में, फील्ड मेरी इनवर्ड है, तो फर्स्ट फिंगर इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, यानी फर्स्ट फिंगर पॉइंट कर रही है मेरी इनवर्ड। उसके बाद मुझे फोर्स की डायरेक्शन पता करनी है, थंब कहाँ आएगा वो पता करना है। मिडिल फिंगर किस डायरेक्शन में, करंट, मिडिल फिंगर करंट है, और करंट जो है दैट इज ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल, क्योंकि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल आपके पास क्या है, पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है वो मूव करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। यानी अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इधर है तो करंट की डायरेक्शन भी यही है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन में करंट चलता है। लेकिन अगर यही चार्ज पार्टिकल नेगेटिव होता यानी इलेक्ट्रॉन होता तो आपका करंट ऑपोजिट होता, क्योंकि करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है, लेकिन करंट का डायरेक्शन प्रोटॉन के डायरेक्शन के क्या होता है, अलोंग। यानी करंट फ्लोज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव पार्टिकल्स and current flows opposite to the direction of motion of the negative particles। अगर ये नेगेटिव पार्टिकल होता तो ये दोनों डायरेक्शंस ऑपोजिट होते, आई के और चार्ज पार्टिकल के मोशन का डायरेक्शन, और अगर ये इलेक्ट्रॉन होता तो फिर इन दोनों को हम उल्टा बनाते, है ना। यानी सबसे पहले आपका फर्स्ट फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज इनवर्ड। ये वाली फिंगर किस डायरेक्शन में रखनी है आपको, ये वाली फिंगर को आपको रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट या इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज पार्टिकल तो इधर चल रहा है और वो पॉजिटिव है इसलिए करंट भी इधर। इसका मतलब आपका हैंड ऐसे आएगा कि आपने फील्ड को इनवर्ट करना है। हैंड कैसे रखना है, फील्ड को आपने इनवर्ट रखना है, दिस इज इनवर्ट, और ये वाली फिंगर को आपने इधर रखना है। अब देखो, अगर ये वाली एक डायरेक्शन फिक्स कर दी आपने, ये वाली एक डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड के लिए और ये वाली डायरेक्शन है आपके पास करंट के लिए, तो थंब जो है वो ऑटोमेटिकली आपका तीसरी परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए डाउनवर्ड। इसका मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगी वो फोर्स क्या है, डाउनवर्ड। यानी इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगनी है Fm वो क्या है, डाउनवर्ड आएगी। तो फोर्स की डायरेक्शन आई होप आपको क्लियर है। फोर्स की डायरेक्शन के लिए आप अपने लेफ्ट हैंड को खुद यूज करके देखो। अपनी फर्स्ट फिंगर को आप रखो फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। जो आपकी मिडिल फिंगर है, सेकंड फिंगर, उसको आप रखो डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, यानी इस तरफ। तो फर्स्ट फिंगर को आप ऐसे रखोगे, ठीक है। जो मिडिल फिंगर है उसको आप ऐसे रखोगे, जो बड़ी वाली फिंगर होती है, और थंब जो है वो ऑटोमेटिकली आपका किस डायरेक्शन में आएगा, डाउनवर्ड, यूजिंग द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो अगर आपका थंब डाउनवर्ड आया तो इसमें क्या करना है, इस चार्ज पार्टिकल को नीचे को खींचना है। लेकिन ये चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी के साथ चल रहा है। अब कोई स्टोन है, ठीक है, कोई स्टोन को आप फेंक रहे हो और साथ के साथ वो आगे भी चल रहा है और नीचे को भी उस पर फोर्स लग रही है, तो इसका मतलब उसका सर्कुलर ट्रैक होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, इस फोर्स के कारण ऐसे सर्कल में आ जाएगा। यानी मैंने एक पोजीशन क्लियर कर दी, इस पोजीशन को मैं नाम दे दी हूँ P। तो मैंने P पोजीशन पे क्या हुआ मैंने क्लियर कर दिया। अब ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक को ट्रेस करते हुए मान लो यहाँ पे आ गया और इस पोजीशन का नाम रख दो क्यों। जब यहाँ पे पार्टिकल पहुंचेगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर हम बनाएं तो वेलोसिटी की डायरेक्शन अगेन क्या होगी, ये टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है, अगर हम सर्कल पे किसी भी चीज को फ्लो करवाते हैं तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये डाउनवर्ड आ गई, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम बात करें, अब मुझे वेलोसिटी की डायरेक्शन पता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, v। मैग्नेटिक फील्ड तो मेरा फिर वही है, परपेंडिकुलर इनवर्ट। अब आप खुद देखो फिर से करके, अब अपने लेफ्ट हैंड को यूज करो। लेफ्ट हैंड को यूज करेंगे तो फील्ड, फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो फील्ड क्या है, अंदर की तरफ, ठीक है। आपकी जो मिडिल फिंगर है, ये वाली फिंगर, ठीक है, मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। मोशन ऑफ पार्टिकल किधर है, डाउनवर्ड। फर्स्ट फिंगर को रखा मैंने फील्ड की तरफ, इस वाली फिंगर को रखा मैंने डाउनवर्ड, तो मेरा थंब किधर पॉइंट कर रहा है, थंब मेरा पॉइंट कर रहा है इस तरफ। तो थंब की डायरेक्शन ये आई। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे फोर्स बनाऊं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो फोर्स की वैल्यू क्या आई, Fm इस तरफ आ गई, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू अगेन मेरे पास इस तरफ आई। अब इस फोर्स ने क्या करना है, इस चार्ज पार्टिकल को फिर से सर्कल में ले आना है, यानी ये
क्योंकि आप खुद सोच के देखो, कोई चीज किसी स्पीड के साथ चल रही हो और साथ साथ उस पर ऐसे फोर्स लगानी शुरू कर दो तो उसके पास एक ही ऑप्शन होती है, सर्कल ट्रेस करना। वही चीज हम प्रूव कर रहे हैं 2 या 3 पॉइंट्स लेके कि वाकई में ये सर्कुलर मोशन ही बनेगा। क्योंकि अगर कोई चीज तेजी से इधर जा रही है और साथ में नीचे भी खींच दिया तो उसका ट्रैक क्या होगा, वो एकदम से नीचे कैसे आएगी, क्योंकि उसके पास ये वाली वेलोसिटी भी तो है। अगर कोई चीज चल रही है, अगर कोई चीज मूव कर रही है, उसको आप नीचे की तरफ खींचना शुरू कर दो तो वो अपने पाथ को कर्व करना स्टार्ट कर देगी, यही होगा। एकदम से नीचे कैसे आ जाएगी, एकदम से नीचे तो तब आती जब वो रेस्ट पे होती। मतलब अगर ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रेस्ट पे पड़ा होता तब इसके ऊपर फोर्स डाउनवर्ड लगती तो नीचे आता। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है यानी वेलोसिटी 0 है तो फोर्स ही नहीं एक्ट करने वाली। यहाँ पे क्या हो रहा है कि चार्ज पार्टिकल चल रहा है, साथ साथ उसके ऊपर फोर्स लग रही है जो उसको डाउनवर्ड खींच रही है, यानी उसका पाथ स्ट्रेट नहीं होगा बल्कि बेंड होना शुरू हो जाएगा। तो यानी इस P पॉइंट से उसका पाथ बेंड हुआ और बेंड होते होते वो पहुंच गया क्यू पॉइंट पे। जैसे ही वो क्यू पॉइंट पे पहुंचा तो इस पॉइंट के ऊपर जब मैं टेंजेंट बनाऊंगी तो टेंजेंट किधर आएगा, डाउनवर्ड आएगा। तो जिस भी पॉइंट के ऊपर जब कोई पार्टिकल कर्व्ड ट्रैक में चलता है, यानी जब भी कोई पार्टिकल कर्व्ड पाथ में चलता है तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन पता करनी हो तो आप क्या करते हो, टेंजेंट ही तो ड्रॉ करते हो। तो अगर मैंने इस क्यू पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये टेंजेंट पॉइंट कर रहा है डाउनवर्ड, इसका मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट क्यू पे मेरी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, वो क्या है, डाउनवर्ड आ रही है। अब हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हमने यूज किया अगेन ताकि फोर्स की डायरेक्शन मिल जाए। कैसे, क्यू पॉइंट फिर से क्लियर कर रही हूँ। फोर्स की डायरेक्शन आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलरली इनवर्ड। तो मैंने फर्स्ट फिंगर को इनवर्ड रखा। ये वाली जो मिडिल फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन में आनी चाहिए, वेलोसिटी की डायरेक्शन में। वेलोसिटी किधर है, डाउनवर्ड, यानी मेरे को हाथ को ऐसा करना पड़ेगा। तो फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड आ गई, मेरी जो सेकंड वाली फिंगर है वो मेरी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है। तो थंब के लिए एक ही डायरेक्शन बची जो परपेंडिकुलर हो, तीनों को परपेंडिकुलर रखना, 3 फिंगर्स को, थंब को, फर्स्ट फिंगर और इस मिडिल फिंगर को। तो थंब के लिए यही डायरेक्शन बचता है। तो इसका मतलब थंब किधर पॉइंट कर रहा है, इधर। इसका मतलब इस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो इस क्यू पॉइंट पे हमने फोर्स क्या बनाया, इस तरफ। अब देखो ये वाले पॉइंट पे फोर्स भी इस पॉइंट की तरफ पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे भी फोर्स इस तरफ। अब इस फोर्स के कारण अगेन इसका ट्रैक स्ट्रेट नहीं रहेगा बल्कि क्या हो जाएगा, कर्व्ड हो जाएगा। कर्व होते होते ये पहुंच गया लेट्स से सम पॉइंट R के ऊपर। अब R पॉइंट को क्लियर करते हैं। अब अगर मैं R पॉइंट के ऊपर, इस R पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो टेंजेंट मुझे ऐसे मिलेगा, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये मिल गई मुझे। अब वेलोसिटी, टेंजेंट ड्रॉ किया तो मुझे वेलोसिटी ऐसे मिलेगी। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन है, फील्ड की डायरेक्शन भी ऑलरेडी आपके पास है, क्रॉस की डायरेक्शन में आपके पास सारे फील्ड्स हैं। अब फिर से फिंगर लेफ्ट हैंड रूल को यूज करो। फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, फील्ड इज इनवर्ड। सेकंड फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी इस तरफ है। तो थंब के लिए तो एक ही डायरेक्शन बची, वो क्या बची, अपवर्ड। तो यानी थंब इज पॉइंटिंग अपवर्ड, मींस इस पर्टिकुलर पॉइंट R के ऊपर जो चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलरली अपवर्ड होगी। यानी अगेन ये फोर्स का डायरेक्शन आया परपेंडिकुलर अपवर्ड। अब इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर अगर आप ध्यान दो, इस तीनों पॉइंट के ऊपर यानी P, Q और R, इन तीनों पॉइंट के ऊपर जब मैंने फोर्स का डायरेक्शन निकाला तो वो फोर्स का डायरेक्शन एक पॉइंट की तरफ इशारा कर रहा है। और जब भी किसी भी चीज को आप सर्कुलर ट्रैक में घुमाएंगे तभी हर पॉइंट के ऊपर फोर्स जो है वो सर्कल के सेंटर की तरफ आएगी, जिस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। क्योंकि 10th क्लास में आप पढ़ चुके हो, 11th क्लास में भी आप पढ़ चुके हो कि जब भी कोई चीज सर्कल में चलती है तो सर्कल में चलने के कारण हर पॉइंट के ऊपर जो है उसके हर पॉइंट, मतलब सर्कुलर ट्रैक में जब भी कोई पार्टिकल चलेगा तो हर पॉइंट के ऊपर एक फोर्स लगेगी उस पे और वो फोर्स टेंड करेगी सर्कल के सेंटर की तरफ। और जब भी कोई फोर्स सर्कल के सेंटर की तरफ टेंड करती है उस फोर्स को हम क्या कह देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी है किसी भी चीज को सर्कुलर ट्रैक में चलाने के लिए। तो यानी अगर Fm फोर्स आपके इस सेंटर O की तरफ इशारा कर रही है तो इसका सिंपल मतलब यही हुआ कि जो पार्टिकल है वो क्या करेगा, एग्जिबिट करेगा सर्कुलर ट्रैक। यानी अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को आप एंटर करवाते हो इन सच अ वे दैट कि उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर है, तो वो चार्ज पार्टिकल कौन सा पाथ फॉलो करेगा, सर्कुलर पाथ, कि उसने सर्कल में ही चलना है। अब हमारा टारगेट रह गया, अब हमने ये चीज तो प्रूव कर दी कि पाथ फॉलोड जो होगा वो क्या होगा, सर्कुलर। तो यानी हम यहाँ पे लिख देंगे, तो हेंस यहाँ पे हमारे पास ये चीज क्लियर होगी कि हेंस द पाथ followed by the charged particle is circular।
कि जो पाथ फॉलो हो रहा है बाय द चार्ज पार्टिकल वो पाथ आपके पास क्या है, सर्कुलर। ये चीज हमें क्लियर हो गई। अब हमने ये पता करना है कि जब ये सर्कुलर ट्रैक में चलेगा तो सर्कुलर ट्रैक का रेडियस भी तो होगा कुछ ना कुछ, उस रेडियस का आंसर क्या है और कितने टाइम के अंदर ये अपने एक सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट करेगा, यानी टाइम निकालना। तो हमने टाइम निकालना है, रेडियस ऑफ द पाथ निकालना है और उसके बाद हमने उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है और फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो ये सारी चीजें अभी हमारी निकालनी बाकी है इस केस के अंदर, केस 2। तो केस 2 इंपॉर्टेंट है और केस 3 भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया है। तो वीडियो को एक बार पॉज करो और इतने पार्ट को अच्छी तरह से देख के और एक बार लिख लो ताकि अगला जो है पार्ट वो आपको इजिली समझ में आ जाए। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमने क्या निकालना है, रेडियस, कि किस रेडियस के अंदर ये मूव करेगा। तो केस 2 के अंदर ही हम अभी काम कर रहे हैं, हम केस 3 पे नहीं गए। तो ये वाला पार्ट मैं रब कर रही हूँ, सिर्फ मुझे डायग्राम की जरूरत है। तो केस 2 का हेडिंग भी मैंने एज इट इज रखा है क्योंकि ये सारा हिस्सा अभी हम केस 2 के अंदर ही चल रहे हैं। ठीक है, अब हमने निकालना है इसी केस 2 के अंदर नेक्स्ट टारगेट है मेरा रेडियस निकालना, यानी रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। जो सर्कुलर पाथ या चार्ज पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है इस फोर्स के कारण, लॉरेंट्ज फोर्स के कारण, तो उसका रेडियस क्या होगा। अब सबसे पहली बात, जब भी कोई चीज सर्कल में चलती है तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ही चाहिए। और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स देने का काम कौन कर रही है, ये एफएम। क्योंकि एफएम क्या है, आपके पास मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स है और ये मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स किस तरफ एक्ट कर रही है, सर्कल के सेंटर की तरफ। कोई भी फोर्स जो हर पॉइंट पे सर्कल के सेंटर की तरफ टेंड करे, जब कोई पार्टिकल सर्कल में चल रहा हो, तो इसका मतलब वो फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स ही है। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ निकालने के लिए सबसे पहले हमने लिखना है, हमने एफएम की वैल्यू ऑलरेडी निकाल ली है और एफएम की वैल्यू आपके पास क्या थी, एफएम का मैग्नीट्यूड दैट वाज QVB, क्योंकि साइन 90 था और वो 1 था, उसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर दो। यानी ये एफएम हम निकाल चुके हैं, आई एम मार्किंग इट एज द फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे हमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ ऐसे लिखेंगे, एफएम का मैग्नीट्यूड इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी, एफएम का मैग्नीट्यूड इज प्रोवाइडिंग, यानी एफएम मींस मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल force to move charged particle in circular track। तो यानी हम लिखेंगे कि जो आपके पास मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स है, इट इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू मूव द चार्ज पार्टिकल इन सर्कुलर ट्रैक। तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स को तो लिखते हैं mv²/r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यानी mv²/r दैट विल बी इक्वल टू, लॉरेंट्ज फोर्स का फॉर्मूला क्या है, QVB। तो mv²/r किसके बराबर हो गया, QVB के। यहाँ पे हम वेलोसिटी और वेलोसिटी को आपस में कट करें, मेरा काम क्या है, मुझे रेडियस पता करना है। तो r को उधर लेके जाओ, तो r और यहाँ पे क्या आ गया, mv/QB। तो इसका मतलब रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक क्या होगा, दैट विल बी mv/q इंटू b। अब रेडियस का एक और एक्सप्रेशन, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, v को ऊपर ही रहने दो, वेलोसिटी को q के नीचे m ले आओ। तो q को मैंने m से डिवाइड कर दिया और साथ में मैंने क्या लिख दिया, b। तो रेडियस का मेरे पास mv/QB ये फॉर्मूला आ गया, जहां पे Q/m मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि Q/m आपके पास क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज। Q/m को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। इसका मतलब अगर मैं किसी सेम वेलोसिटी से, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर हम सेम वेलोसिटी से कोई भी दो चार्ज पार्टिकल्स को एंटर करवाते हैं एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर जिसकी वैल्यू यूनिफॉर्म है और दोनों चार्ज पार्टिकल के लिए सेम है, और दोनों चार्ज पार्टिकल इस तरीके से एंटर कर रहे हैं कि उन दोनों की वेलोसिटीज परपेंडिकुलर हैं टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी θ90 यानी केस 2, वेलोसिटी दोनों की सेम है यानी v सेम, मैग्नेटिक फील्ड दोनों चार्ज पार्टिकल के लिए सेम यानी b सेम। अगर उनके स्पेसिफिक चार्ज का रेशियो सेम हुआ, यानी उनके स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यूज यानी Q/m की वैल्यू दोनों टाइप के चार्ज पार्टिकल के लिए सेम हुई, तो इसका मतलब वो सेम रेडियस का सर्कल बनाएंगे, यानी सेम रेडियस के ट्रैक के अंदर जो है वो अपना लूप जो है वो ट्रेवर्स करेंगे। तो मेरी बात आपको शायद समझ में आ गई हो, यानी आप इसको ऐसे नोट डाल के भी लिख सकते हो। यहाँ पे लिख देती हूँ, फर्स्ट पॉइंट ये है कि इफ टू पार्टिकल्स
if two particles having same specific charge, if two particles having the same specific charge enters the B region with same velocity such that theta is equal to 90, मतलब B सेम है, वेलोसिटी सेम है, परपेंडिकुलरली एंटर हुए, इट इम्प्लाइज रेडियस ऑफ ट्रैक्स मेड बाय देम विल बी सेम, कि सेम रेडियस का सर्कल वो बनाएंगे। ये मतलब है मेरा कि अगर कोई भी दो चार्ज पार्टिकल्स एंटर करते हैं, इफ टू चार्ज पार्टिकल्स ही हैं हैविंग द सेम स्पेसिफिक चार्ज, मतलब जिनके लिए Q by m की वैल्यू सेम है, सेम वेलोसिटी से सेम मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर दोनों एंटर किए हैं, और दोनों ही चार्ज पार्टिकल जो हैं वो हैविंग द वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो उन्होंने मतलब सर्कल तो काटना है। अब उस सर्कल के लिए रेडियस के लिए v सेम है, b सेम है, Q by m भी सेम है, तो इसका मतलब रेडियस भी दोनों ट्रैक्स का क्या होगा, सेम ही होगा। दूसरा पॉइंट ये आता है कि अगर कोई भी दो चार्ज पार्टिकल्स हैं आपके पास, चाहे उनके मासेस डिफरेंट है लेकिन उनके मोमेंटम सेम है, तो ठीक है, अगर आपके पास कोई भी दो चार्ज पार्टिकल हैविंग द इक्वल चार्ज लेकिन उनकी वेलोसिटीज क्या है, डिफरेंट हो। अब मैं ये चीज समझाती हूँ, इसी केस के अंदर पॉइंट है। अब ये डायग्राम हम रब कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें। अगर मान लो आपके पास कोई भी दो चार्ज पार्टिकल है, जैसे मान लो एक मैंने एंटर करवाया प्रोटॉन और एक मैंने एंटर करवाया लेट्स से कोई अल्फा पार्टिकल, कुछ भी, यानी कोई भी दो, या सेकेंड पॉइंट में सिंपली ऐसे लिख देती हूँ कि इफ टू चार्ज्ड पार्टिकल्स हैविंग सेम चार्ज, सेम चार्ज मतलब QA की वैल्यू और QB की वैल्यू सेम है। मैंने एक पार्टिकल का नाम दे दिया A, दूसरे पार्टिकल को नाम दिया B। दो चार्ज पार्टिकल है जिनके चार्जेस की वैल्यू सेम है, यानी QA और QB सेम है, बट वेलोसिटी VA इज नॉट इक्वल टू VB, लेकिन दोनों की वेलोसिटीज डिफरेंट है, चार्जेस की वैल्यू सेम है, हैविंग सेम मोमेंटम, यानी इनका मोमेंटम सेम है। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम को सिंबल P से डिनोट करते हो, तो PA और PB मोमेंटम सेम, मतलब PA और PB सेम है। और P मोमेंटम क्या होता है, मास मल्टीप्लाइड विद वेलोसिटी, तो मोमेंटम को हम क्या लिखेंगे, MA इंटू VA इज इक्वल टू MB इंटू VB, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, तो ये फैक्टर सेम दिया है। वेलोसिटी डिफरेंट है, लेकिन जब वेलोसिटी को मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी मास ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज इक्वल टू मास ऑफ सेकंड मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ द सेकंड, यानी मोमेंटम सेम है। देन अब रेडियस देखते हैं, RA। अब RA क्या होगा, रेडियस का फॉर्मूला हमने ये निकाला है ना, MV डिवाइडेड बाय QB। अब पुट करके देखें तो RA दैट इज MA VA डिवाइडेड बाय QA इंटू B तो सेम ही है दोनों के लिए, ठीक है। और अगर हम RB लिखें तो क्या लिखेंगे, MB VB डिवाइडेड बाय QB इंटू B। अब देखो आपको क्या बोला है, QA और QB आपस में बराबर हैं, तो QA इधर और QB इधर, दोनों आपस में इक्वल, मैग्नेटिक फील्ड सेम ही रखी है, यानी B ही इधर है, B ही इधर है, तो कट जाएंगे ये तो। और MA VA और MB VB भी आपस में बराबर है, यानी ये दोनों फैक्टर्स भी आपस में क्या है, सेम। यानी इसके अंदर जब आप रेशियो लोगे, RA और RB की रेशियो लोगे, तो आंसर कितना आने वाला है, 1, क्योंकि ये फैक्टर और ये फैक्टर एग्जैक्टली इक्वल आने वाले हैं। तो अगर रेशियो 1 है, इसका मतलब सिंपली क्या हुआ, रेडियस ऑफ A विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ B। तो पहला पार्टिकल जब सर्कल ट्रेस करेगा, तो उसके सर्कल का रेडियस और जो सेकंड पार्टिकल के सर्कल का रेडियस जो है वो आपस में क्या होने वाले हैं, बिल्कुल सेम होने वाले हैं। रीजन क्या था कि दोनों पार्टिकल के चार्जेस की वैल्यू सेम थी और मोमेंटम सेम था, वेलोसिटी चाहे डिफरेंट है, वो इसलिए क्योंकि रेडियस का फॉर्मूला जो है MV अपॉन QB, इसी फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि M मल्टीप्लाइड बाय V, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम, यानी P डिवाइडेड बाय QB। तो आपके पास रेडियस का ये एक्सप्रेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसी तरीके के कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स आपको आने वाले हैं कि दो चार्ज पार्टिकल आपको दे दिए, चार्जेस की वैल्यूज दे दी और पूछ लेंगे मोमेंटम सेम है तो बताओ रेडियस की रेशियोज क्या होंगी, तो रेडियस की रेशियोज का आंसर क्या आएगा, 1:1, या फिर आप लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ द A, या मतलब रेडियस ऑफ द ट्रैक
which is formed by the particle A will be equal to the radius of the track formed by the particle B। तो ये important point था जो हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं। अभी भी हमारा ये वाला केस खत्म नहीं हुआ है, इसमें और भी चीजें हैं बताने वाली। अब हमने रेडियस तो निकाल लिया, रेडियस के बाद अभी हम टाइम पीरियड के ऊपर तो आए ही नहीं। अब हमें पता करना है कि कितनी देर में चार्ज पार्टिकल अपना एक सर्कल कंप्लीट करेगा। तो जितनी भी देर में वो अपने एक सर्कल को कंप्लीट करेगा उस टाइम को हम क्या कह देते हैं, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन। तो पहले इतना वीडियो को पॉज करो, ठीक है, और इतना पार्ट जो है उसको राइट डाउन कर लो। हाँ जी, अब आगे चलते हैं। यही केस हमारा चल रहा है। नेक्स्ट हमने रेडियस के बाद निकालना था टाइम पीरियड, ठीक है। तो टाइम पीरियड के लिए मैं ये वाला पार्ट यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे रेडियस के एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ेगी जो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो रेडियस के एक्सप्रेशन को मैंने साइड पे रहने देना है, इसको रब नहीं करना मैंने एक बार, ठीक है। आपको दोबारा नहीं लिखना जितना मैंने लिखा था अभी। तो अब हमने करना है, ये रेडियस का एक्सप्रेशन एज इट इज पड़ा है। अब हमने करना है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड की मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगी, आप खुद लिख लेंगे। टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या है, द टाइम टेकन बाय द चार्ज्ड पार्टिकल टू कंप्लीट इट्स वन रेवोल्यूशन, कि जितना टाइम उसको अपने एक सर्कल को कंप्लीट करने में लगेगा उस टाइम को हम क्या कह देंगे, टाइम पीरियड। अब हमें पता है टाइम पीरियड के लिए हमने सिंबल क्या चूज कर लिया, टी, और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, दैट मींस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ठीक है। टाइम का ये फॉर्मूला है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या है, सर्कल में जब कोई चीज चलेगी तो डिस्टेंस क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, और पेरीमीटर ऑफ सर्कल की वैल्यू क्या होती है, 2πr, और स्पीड क्या है, उसकी वेलोसिटी v। अब r की वैल्यू आप निकाल चुके हो, जो r की वैल्यू निकाली है इस पूरी इक्वेशन को आप मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। पहली इक्वेशन हमने रखी थी fm के लिए, दूसरी इक्वेशन हमने रेडियस के लिए 2 यूज कर लिया सिंबल। तो फ्रॉम 2, अगर हम 2 इक्वेशन को यूज करें तो t बनेगा 2π/v इंटू r की वैल्यू अब हमने ये वाली पुट करनी है, बेसिक वैल्यू, वो क्या है, mv/qv, इसलिए ताकि वेलोसिटी आपस में कैंसिल हो जाए और टाइम पीरियड का आंसर आपके पास क्या आ जाए, 2πm डिवाइडेड बाय q इंटू v। तो आपने टाइम पीरियड निकाल लिया कि टाइम जो है एक सर्कल पूरा करने में जो भी उसको टाइम लगेगा उसका आंसर है ये, मतलब इसमें वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करके टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने निकालनी है टाइम पीरियड के बाद फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रोटेशंस इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ रोटेशंस विच आर मेड बाय द चार्ज पार्टिकल, नंबर ऑफ रोटेशंस इन 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड के अंदर कितने सर्कल काटेगा वो, दैट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी जो होती है दैट इज 1 टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड की वैल्यू आप निकाल चुके हो जो कितनी है, 2πm डिवाइडेड बाय q इंटू v। इसको इन्वर्ट करोगे तो फ्रीक्वेंसी का आंसर क्या आ जाएगा, qb डिवाइडेड बाय 2πm। तो यहाँ तक आपने फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली। तो यहाँ तक हमारा पार्ट हो गया। इसके बाद लास्ट पॉइंट हमने बतानी है, दैट मीन्स ओमेगा। ओमेगा आपके पास क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा निकालेंगे इसके बाद, तो उसको मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं दैट इज ओमेगा, और ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2π डिवाइडेड बाय कैपिटल टी, ठीक है। ओमेगा इज 2π/t। 2π को हमने एज इट इज रखना है और t की वैल्यू को हमने यहाँ से उठा लेना है। तो इसको इक्वेशन मार्क कर लो 3, फ्रीक्वेंसी को मार्क कर लो 4। तो यानी t की वैल्यू हमने निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन यूज की है, फ्रॉम 3। तो थर्ड इक्वेशन से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, वैल्यू क्या है, 2πm डिवाइडेड बाय q इंटू b, 2π से 2π कैंसिल, तो ओमेगा का आंसर आपके पास क्या आ गया, qb डिवाइडेड बाय m। तो दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जिस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से चार्ज पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ये आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकली। इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम गायरो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसका नेम क्या होता है, गायरो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इट इज नेम्ड एज गायरो। गायरो मीन सर्कुलर मोशन में जब भी कोई चीज चले और सर्कुलर मोशन में चलते हुए जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी को हम सिंपली क्या कह देते हैं, गायरो फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हमारा केस 2 जो है वो कंप्लीट होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस था। अब वीडियो को आप एक बार पॉज करेंगे और इतना पार्ट जो है उसको राइट डाउन कर लेंगे। तो आई होप दैट आपको मेरा ये वाला लेक्चर जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जो हमने पिछला लेक्चर किया था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका केस 2 जो है इंपॉर्टेंट है, आपने देख ही लिया। इसके ऊपर कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स भी आपको आ सकते हैं, या 1 मार्क्स का क्वेश्चन या 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है।
थर्ड केस जो मैंने करवाना है आपको नेक्स्ट वीडियो में, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, एंड बेटर क्लैरिटी के लिए जो है अपनी पिक्सल क्वालिटी जो है उसको 480p या उससे ज़्यादा सेट करें बाय क्लिकिंग ऑन द 3 डॉट्स ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ योर स्क्रीन। थैंक यू सो मच। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो अगेन।